हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट्स के टॉपिक्स लेकर के आया हूं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आवर एनवायरनमेंट में एक वर्ड छुपा हुआ है, एनवायरनमेंट। इट मींस इस चैप्टर में आप अपने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आप स्टडी करोगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है वो भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कि कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मींस जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उसके मेनली टू कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है गाइस, तो हम इनको इजी वे में समझते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है आपके, वो आपके लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। लाइक जैसे कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग थिंग, वो इस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड होता है। सेकेंड है आप लोगों का अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक आप इसको जनरली नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हो। लाइक एग्जांपल, टेम्परेचर, ठीक है, रॉक्स, सॉइल, ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है, पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को कैटेगराइज करके बताऊंगा कि कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। इसमें आता है आपका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है गाइस, तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाता है और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, तो इन ऑटोट्रॉप्स के अंदर आपके ग्रीन लीव्स आते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ एक ग्रीन प्लांट्स आते हैं और बाकी आप लोग कहोगे एल्गे वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मैं नॉर्मली इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स को इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोगों को आसानी होगी समझने में। तो जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इंक्लूड कर दिया हमने। और क्यों इंक्लूड करा? क्योंकि वो अपना फूड खुद बना रहा है। ठीक है, और किस मेथड से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस के मेथड से बना रहा है। तो यहां पर उसको फोटोसिंथेसिस मेथड अपनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे, खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे। तो वो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के रूप में सनलाइट, क्लोरोफिल और आप लोगों का क्या इस्तेमाल करता है? सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और थर्ड होता है आप लोगों के लिए प्लांट्स के लिए वाटर। तो ये तीन आपके रॉ मटेरियल्स हैं जिसका इस्तेमाल ग्रीन प्लांट्स करते हैं अपने फूड को बनाने में। तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गया ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब आते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, हार्बीवोरस, जिनको बोलते हैं हार्बीवोरस। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंड आता है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या होता है आपका, जो एनिमल हार्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं वो आपके कार्निवोरस के अंदर आते हैं। और थर्ड है स्कैवेंजर्स, जो डिकेइंग प्लांट्स, डिकेइंग एनिमल्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खा जाते हैं, वो स्कैवेंजर्स के अंदर आते हैं। फोर्थ वन इज डिकम्पोजर्स, जो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं एक्चुअली? देखिए, डिकम्पोजर्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानोगे। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट इन द सेंस जिसको आप डिकम्पोज कर सकते हो, ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? उन वेस्टेज को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे, जिससे कि आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो एकदम क्लीन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्लीन एनवायरनमेंट के करने के लिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजर्स का हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है, तो आप लोग इसको जस्टिफाई करोगे कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में
काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को डिकम्पोजर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, लाइक हमारी जो मम्मियां होती हैं, लाइक अब मान के चलिए आप लोगों का घर पार्क फेसिंग घर है, मतलब आपके घर के सामने जस्ट पार्क है। ठीक है, मम्मी ने सब्जी वो बनाया, चाय बनाई आपकी। ठीक है, चाय पत्ती उन्होंने क्या करा, छाना, तो चाय पत्ती बच जाती है छलनी में, तो उसको मम्मी ने क्या करा, पार्क में जाकर के फेंक दिया। लाइक वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, ठीक है, उनको भी उन्होंने क्या करा, पार्क में जाकर के फेंक दिया। तो अब कुछ दिनों बाद नोटिस करोगे कि जो वहां पर वेस्ट फेंका गया था वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वो कहां गया? तो एक्चुअली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है वो उसको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक तरीके से वो गायब हो जाएगा आपके इन्वायरमेंट से, जिससे कि हमें ये हो गया कि जो वो वेस्ट था हमारा वो एकदम से हमारे इन्वायरमेंट में से गायब हो गया और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डिकम्पोजर्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं वेस्ट के ऊपर। वेस्ट जनरली दो प्रकार के होते हैं, पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो वेस्ट होता है जिसको डिकम्पोज करना आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, ये सबको आप आसानी से डिकम्पोज कर सकते हो। तो ये आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या वेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। अब सेकंड है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम पॉली बैग्स, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है वो एक इंसान की लाइफ से भी ज्यादा समय तक टिक जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने बीच में रूल्स को सुने होंगे, गवर्नमेंट ने पॉली बैग्स को बैन कर दिया था, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, कई सारे केमिकल से बना होता है, उसके बारे में हम लोगों का टॉपिक अलग होगा, वो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर कभी डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या है, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन एक ऐसा चेन होता है नॉर्मल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, फिर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक ग्रास। ठीक है, ग्रास को रैबिट खाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ये डियर खाता है। ठीक है, तो वो डियर हो गया, ग्रास हो गया। डियर को कौन खाता है? लायन खाता है। तो ये आपके फूड चेन के मेंबर्स हो गए। तो सबसे पहला मेंबर जो होगा वो ग्रास होगा, सेकंड मेंबर होगा आपका रैबिट और डियर, और थर्ड मेंबर होगा आपका लायन। जो डियर होगा या जो रैबिट होगा वो घास को खाएगा, फिर जो शेर होगा वो उस रैबिट को खाएगा या डियर को खाएगा। तो ये एक एग्जांपल है फूड चेन का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली फूड चेन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आगे होगा। फूड चेन जब इसमें आपके कई सारे फूड चेन इंक्लूड हो जाता है, एक साथ जुड़ जाता है, एड अप हो जाता है, तो वो आपका फूड वेब कहलाता है। क्या कहलाता है? फूड वेब। वेब का मतलब मींस जाल। तो एक तरीके से जब कई सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं उसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, फूड वेब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है? सॉरी, ओजोन लेयर से पहले हम लोग ट्रॉपिक लेवल कंटिन्यू करते हैं। ट्रॉपिक लेवल में समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए, ट्रॉपिक लेवल एक तरीके से ये क्या होता है, एक पिरामिड की शेप में लेवल्स होते हैं जिसमें आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिट किए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे वाले लेवल पे होता है वो होता है प्रोड्यूसर। सेकंड वाले पे आते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड वाले पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फोर्थ वाले पे टेरिटरी कंज्यूमर्स का आप नाम ले सकते हो। एक्चुअली जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जितने भी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर का हिस्सा है, और आपका जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर आपका नॉर्मली ग्रीन प्लांट आता है। ठीक है,
तो देखिए गाइस, जो आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको आप बोलते हो प्रोड्यूसर, उसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में अब ग्रीन प्लांट्स को कौन टेक करेगा, कौन खाएगा, डियर खाएगा। तो वो डियर आ गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। फिर डियर को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा, तो लॉयन आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। तो ये आपका एक फूड चेन लेवल वाइज मैंने आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है 10% लॉ, ठीक है। क्या आता है, 10% लॉ। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है 10%। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ और ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो उसी लेवल के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन या कुछ भी लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स के अंदर यूज कर लिया उसने। तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है। तो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए ग्रास है, ग्रास के पास 1000 जूल की एनर्जी है, ठीक है। अब ग्रास को खाएगा डियर, तो डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो ग्रास के पास जो 1000 जूल की एनर्जी है उसका सिर्फ 10%, इट मींस 100 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा किसके पास, डियर के पास, ठीक है। अब डियर को खाया लॉयन ने, तो जो डियर का 100 जूल है उसका 10% सिर्फ ट्रांसफर होगा लॉयन के पास। इट मींस लॉयन के पास कितना आ गया आप लोगों का एनर्जी, ओनली 10 जूल। तो इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर नॉर्मली एक ऑक्सीजन की एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे वो हमें प्रोटेक्ट करती, बचाती है। अगर वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आएगा तो उससे आपको स्किन में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है और कई सारे डिजीज भी हो सकते हैं स्किन रिलेटेड। तो उससे हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। बट आज के टाइम पे हम लोग इतना पॉल्यूशन करते हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर आपका डिप्लेट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हमें झेलने को इन फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, देखिए, जब ओजोन लेयर डिप्लेट होगा मींस पॉल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा रैपिडली, ठीक है, जिसको हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो गैसेस इस्तेमाल होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हो गए। और ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट मींस आपके एटमॉस्फेयर का, आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे अर्थ के ऊपर कई सारे ग्लेशियर्स हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से जो हमारे ओशियंस हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा। और जो उन ओशियंस के किनारे स्टेट्स होंगे, इंडिया के भी कई सारे स्टेट्स हैं या कई सारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं, तो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो एकदम से गायब हो सकते हैं। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि अगर हमारे अर्थ का 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का खाली सिर्फ इंक्रीज होता है तो हमारे इंडिया के 4 स्टेट्स के नाम लिए गए थे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मतलब जो भी आपके ओशन के साइड बाय साइड स्टेट्स हैं वो सारे 2099 तक गायब हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस होती है जिसके अंदर आपका फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, कार्बन भी होता है, ठीक है। और गैसेस के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी चीज जलाते हो उससे वो निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में, ठीक है गाइस। तो अब आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, जो ओजोन लेयर है उसका फॉर्मूला अभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। और ये O3 कैसे फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो O2 के रूप में प्रेजेंट है, और एक सिंपल ऑक्सीजन
उसकी लेयर बन गई है, तो O2 प्लस O आपका O3 बनता है, जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। थैंक यू गाइस, आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। थैंक यू।